नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मराठा राज्य को जाना और जाना कि मराठा राज्य कैसे साम्राज्य बना और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही उसके पेशवाओं के युग की। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा कि पेशवाओं का युग कैसे प्रारंभ हुआ। उस क्रम में सबसे पहले हमने बालाजी विश्वनाथ को पढ़ा, उसके बाद उनके पुत्र बाजीराव के बारे में जाना। आज हम जानेंगे उनसे आगे आने वाले पेशवाओं के काल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसके बाद बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका बेटा बालाजी बाजीराव पेशवा की गद्दी पर बैठता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव बाजीराव के पुत्र थे। तो इनका नाम बालाजी यानी इनके दादा बालाजी विश्वनाथ के और बाजीराव इनके पिताजी के नाम पर। तो दोनों का नाम मिलाकर बने इनका नाम बालाजी बाजीराव। जो इनका कार्यकाल था वो था 1740 से लेकर 1761 तक। पेशवाओं में भी इनका कार्यकाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा। क्यों? क्योंकि इनके काल में जो मराठा साम्राज्य था उसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा फैली हुई थी। यानी मराठा साम्राज्य के अधीन जितनी भूमि आती थी उसमें सबसे बड़ा राज्य जो था बालाजी बाजीराव के काल में था। इनको इतिहास में नाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट इनके बारे में बनेगा कि इनको इतिहास में बालाजी नाना साहब के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। यानी इनका उपनाम क्या हुआ? नाना साहब। अब इनकी योग्यता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि मराठा राज्य साम्राज्य में इतने बड़े बड़े योद्धा और वीर रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा साम्राज्य था वो बालाजी बाजीराव के काल में था। यानी इनके काल में जो मराठाओं का राज्य क्षेत्र था वो सबसे बड़ा था। तो दूसरा पॉइंट इनका बनेगा कि इनके काल में मराठा राज्य क्षेत्र यानी जहाँ तक मराठाओं की सीमा फैली है वो सबसे बड़ा था। इनके काल में ही मराठाओं की सीमा पंजाब तक जा पहुंची। यानी मराठे जो हैं मुगलों के लगभग सभी क्षेत्रों पर छा गए। तो इनके काल में तीसरा पॉइंट बनेगा, मराठे मुगलों के लगभग सभी क्षेत्रों पर छा गए। यानी मराठों ने मुगलों के सभी जो उनके महत्वपूर्ण क्षेत्र पर उन पर अपना अधिकार कर लिया। इनके बारे में एक प्रसिद्ध कथन है जो कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि बालाजी बाजीराव ने मुगलों के बारे में क्या कहा जब ये छत्रपति साहू के दरबार में पहुंचे। क्योंकि इनके समय में छत्रपति कौन है? साहू। जब ये छत्रपति साहू के दरबार में पहुंचे और उनके से मुगलों के बारे में इन्होंने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष किसको बोला? मुगलों को। जर्जर वृक्ष के तने पर इतना जबरदस्त प्रहार करना चाहिए कि शाखाएं तो अपने आप ही टूट जाएंगी। शाखाएं का मतलब था जो उनके छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बने थे। अगर हम मुगलों को इतना तकड़ा प्रहार करें उसके तने पर तो ये शाखाएं अपने आप टूट जाएंगी। तो इनका प्रसिद्ध कथन था कि मुगलों पर हमें जबरदस्त प्रहार करना चाहिए जिससे उसकी शाखाएं तो स्वतः ही टूट जाएंगी। तो ये कथन किसका था? ये कथन था बालाजी बाजीराव का। इन्होंने 1751 में
बंगाल के नवाब को। इनके बारे में एक पॉइंट बनेगा। 1751 में बालाजी बाजीराव ने क्या बंगाल से उड़ीसा को छीन लिया। मतलब बंगाल से उड़ीसा को छीन लिया और बंगाल को चोट देने पर मजबूर किया। किसने? बालाजी बाजीराव ने। मतलब बंगाल पर अधिकार भी कर लिया, उड़ीसा पर अधिकार कर लिया और बंगाल को राजस्व देने के लिए मजबूर कर दिया, यानी लगभग उसको परास्त करके अपने अधीन कर लिया। आप ऐसे में बोल सकते हैं। इनके समय में ही जो मराठा साम्राज्य की सीमाएं थी वो पंजाब तक जा पहुंची। ठीक है, इनके काल में ही क्या हुआ? इनके काल में मराठों की सीमाएं पंजाब तक जा पहुंची। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु जो इनके कार्यकाल में हुए। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इनके कार्यकाल में घटी वो थी 1748 में साहू की मृत्यु। इनके कार्यकाल में ही साहू की मृत्यु। और 1748 में साहू की मृत्यु हो जाती। साहू कौन थे? छत्रपति, जो 1707 से 1748 तक छत्रपति के पद पर रहे। अब जैसे ही साहू की मृत्यु होती है, लेकिन इस समय तक पेशवा सारा शासन अपने अधीन ले चुके थे, यानी साहू जो छत्रपति का पद था वो सिर्फ नाम मात्र का ही पद रह चुका था। तो इनके बाद, साहू की मृत्यु के बाद, एक समझौता मराठों के जो साहू छत्रपति थे उनके उत्तराधिकारी और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच हुआ, जिसे इतिहास में हम सिंगोला समझौते के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं 1750 में सिंगोला समझौता। सत्रह सौ पचास का सिंगोला समझौता, ये किसके बीच हुआ? ये पेशवा बालाजी, इसमें दो पार्टी थी। एक तो पेशवा, उस समय पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव, और दूसरी तरफ छत्रपति के उत्तराधिकारी। वो कौन थे? वो थे राजा राम सेकंड। राजा राम सेकंड। इनके बीच में सिंगोला समझौता हुआ। कब हुआ? 1750 में। इसके द्वारा, इस समझौते के द्वारा क्या कहा गया? इस समझौते के द्वारा जो भी छत्रपति की शक्तियां थी वो पेशवाओं में निहित मान ली गई, यानी अब इसके द्वारा छत्रपति की सारी शक्तियां पेशवा में निहित मान ली गई, यानी छत्रपति का पद अब समाप्त कर दिया गया और जितनी भी शक्तियां छत्रपति को प्राप्त थी, जिनके माध्यम से वो शासन चलाता था, वो सारी शक्तियां किसमें मान ली गई? निहित, यानी उनका ट्रांसफर पेशवा को हो गया। अब जो निर्णय छत्रपति करता था अब कौन करेगा? पेशवा करेगा। तो ये मराठा साम्राज्य के इतिहास की
सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि छत्रपति का पद किसने शुरू किया था? हमने पढ़ा था शिवाजी ने। शिवाजी के कार्यकाल में छत्रपति का पद शुरू हुआ, और ख़त्म कब हुआ? ये अंतिम छत्रपति रहे साहू, और इनकी जो शक्तियाँ थी किसको ट्रांसफ़र हुई? वो बालाजी बाजीराव को ट्रांसफ़र हुई। इन्हीं के काल में, बालाजी बाजीराव के काल में, जब साहू की मृत्यु हो जाती है तो मराठे आपस में लड़ने लगते हैं। जब भी कोई बड़ा वृक्ष इतने बड़े साम्राज्य का गिरेगा तो सबको होड़ लग जाती है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन अधिक से अधिक साम्राज्य पर कब्जा करे। तो उसके लिए बालाजी बाजीराव ने मराठा संघ बनाया, यानी मराठा संघ इनके काल में मराठा संघ बना। यानी इन्होंने जितने भी वहाँ हिस्सेदार थे सबको अच्छी तरह से संभाला और एक मराठे संघ का निर्माण किया। इस मराठे संघ में 5 शक्तियाँ थी। कितनी शक्तियाँ थी? 5। यानी 5 शक्तियाँ मिलकर एक मराठा संघ बना, जिसमें एक थी ग्वालियर, दूसरी पूना, तीसरी बड़ौदा, एक नागपुर और एक इंदौर। ये 5 शहर, यानी 5 रियासतें जो अलग अलग सूबेदारों के पास थी। ये 5 शक्तियाँ बनकर उभरी और इनको मिलाकर एक मराठा संघ की स्थापना कर दी गई। इसमें ग्वालियर के सिंधिया, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले और इंदौर के होलकर। कई बार एग्जामिनर इनको मिलाने के लिए भी बोलता है कि ग्वालियर में किसका शासन था? सिंधियाओं का, पुणे में पेशवाओं का, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले और इंदौर में होलकर। इन 5 को मिलाकर एक संघ का निर्माण हुआ। तो यानी साहू के निधन के बाद बालाजी बाजीराव ने अच्छे से राज्य को संभाला इसके द्वारा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना इतिहास में और घटी, और जो मराठा साम्राज्यों के और भारत में के आगे आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसने ये तय कर दिया कि मराठे अब भारत पर शासन नहीं करेंगे। वो घटना थी जिसे इतिहास में हम जानते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में। तो दोस्तों चलो देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। इस समय की अगर स्थिति डालें, भौगोलिक स्थिति पर अगर नज़र डालें तो ये हमारा प्यारा भारत, और उस समय का नक्शा लगभग कुछ ऐसा था। ये पाकिस्तान हो गया, इधर यहाँ पर मराठे, इधर बंगाल, और बंगाल के नीचे उड़ीसा, ये भी मराठों के क्षेत्र में आ चुका था। और लगभग इतने क्षेत्र पर यहाँ पर आपका आ गया पंजाब, और यहाँ पर दिल्ली में मुगल, जो नाम मात्र के अब बचे थे। तो ये मराठा साम्राज्य, और इस मराठा साम्राज्य पर किसका शासन था? तो बालाजी बाजीराव का। तो बालाजी बाजीराव अपने क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहे थे। जैसा हमने जाना कि इनके काल में सबसे बड़ा क्षेत्र मराठाओं का था। तो उस समय ये पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1761 में।
इस समय साहू की मृत्यु तो हो चुकी थी, इस समय सारी शक्तियाँ थी बालाजी बाजीराव के पास। तो जैसे अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में मराठे उत्तर की ओर बढ़े, तो वहाँ पर एक राज्य था उस समय पंजाब, और इसमें शासन था, पंजाब में जो शासन था वो था अहमद शाह अब्दाली। उस समय अहमद शाह अब्दाली का शासन था। यानी ये कौन था? ये एक अफगानी शासक था। और किस वंश से था? इसका वंश था दुर्रानी वंश। और इसके साम्राज्य को इतिहास में दुर्रानी साम्राज्य के नाम से जानते हैं, दुर्रानी साम्राज्य। और इधर था मराठा साम्राज्य। अब इस क्रम में अपने मराठे अपने विस्तार के क्रम में उस समय जो पंजाब का गवर्नर था, और वो गवर्नर था तैमूर। इस समय पंजाब का गवर्नर कौन है? तैमूर। ये कौन है? गवर्नर। और ये किसका बेटा है? ये है अहमद शाह अब्दाली का पुत्र। इसको मराठे पंजाब से भगा देते हैं। यानी तात्कालिक कारण क्या हो गया इसका? तात्कालिक कारण मराठों द्वारा तैमूर को पंजाब से भगाना। यानी पंजाब से तैमूर को भगाना, ये उस समय का तात्कालिक कारण हो गया। और तैमूर कौन था? ये अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। अहमद शाह अब्दाली वही अहमद शाह अब्दाली जिसने पहला हमला 1748 में रंगीला के समय किया था, और सबसे अधिक हमले अहमद शाह के समय में किए। मुगल शासक अहमद शाह के समय में सबसे ज़्यादा हमले किए। तो उस 1748 में इसने पहला हमला किया। और अभी क्या है? 1761। इस समय तैमूर का शासन अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने के बाद लूटता था और यहाँ से चला जाता था। लेकिन पंजाब का शासक उसने या गवर्नर उसने नियुक्त किया अपने बेटे तैमूर को। तैमूर को अपने राज्य विस्तार के क्रम में मराठों ने पंजाब से भगा दिया। इससे नाराज होकर अहमद शाह अब्दाली क्या करता है? मराठों से युद्ध करता है। और इस युद्ध को हम इतिहास में पानीपत के युद्ध से जानते हैं। तो पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? अफगान वर्सेस मराठे। ठीक है। अफगान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और मराठों की तरफ से बालाजी बाजीराव। लेकिन बालाजी बाजीराव क्या है? इस समय पेशवा। लेकिन बालाजी बाजीराव इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता। इस युद्ध में जो हिस्सा लेते हैं वो इनके बेटे जिनका नाम था विश्वास राव। नेतृत्व कौन करेगा? बेटा। यानी इस युद्ध में नेतृत्व करेगा विश्वास राव। और ये कौन है? बालाजी बाजीराव का पुत्र। और लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व था वो किसके पास था? वो था सदाशिवराव। सदाशिवराव ने वास्तविक नेतृत्व किया। सदाशिवराव कौन है? ये बालाजी बाजीराव के भाई। और विश्वासराव कौन है? बालाजी बाजीराव का बेटा। तो युद्ध किसके बीच हुआ? अफगान के और
मराठों के बीच में। और इतिहास इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इस युद्ध का वर्णन किसने किया, यानी कमेंट्री, इसकी कमेंट्री किसने की? काशीराज पंडित ने। काशीराज पंडित ने इस युद्ध का वर्णन किया, यानी आंखों देखा हाल किसने बताया? काशीराज पंडित ने बताया। तो नेतृत्व की वर्णन किया काशीराज पंडित ने। इस समय, जिस समय ये युद्ध हुआ, वो दिन कौन सा था? तो 14 जनवरी, मकर संक्रांति। इस समय दिन कौन सा था? 14 जनवरी थी और मकर संक्रांति थी। अब ये जैसे भारत का मैप, और उस समय ये हो गया पंजाब। तो जैसे ही मराठे यहाँ, मराठे तो यहाँ पे आप भरतपुर, भरतपुर राजस्थान, यहाँ का राजा था सूरजमल। यहाँ पे क्षेत्र था जिसको हम अवध के रूप में जानते हैं। तो मराठे, और यहाँ पर भरतपुर जैसे, और यहाँ पर कुछ अन्य राजपूत राज्य, और यहाँ पर पंजाब। जैसे ही मराठे भरतपुर के राजा के पास पहुँचे, भरतपुर का राजा था सूरजमल, जो एक योग्य शासक था। तो सूरजमल उस समय मराठों को इस युद्ध में ना जाने की सलाह देता है और कहता है कि मैं तो आपका साथ इस युद्ध में नहीं दूंगा, यानी अपने आप इसको साथ मदद करने से मना करता है और बोलता है कि आप भी ये युद्ध ना लड़े। और कारण बताता है कि मराठों ने आज तक जितने भी युद्ध जीते हैं वो सब पहाड़ी क्षेत्रों में थे, और यहाँ पर था पानीपत में मैदान, यानी महारत जो मुगलों को, मराठों को हासिल थी वो पहाड़ी क्षेत्रों की थी। तो सलाह किसने दी? सूरजमल ने, कि आप यहाँ पर ना लड़े। लेकिन जो मराठे थे उन्होंने सूरजमल की बात को नहीं माना। और किसकी बात को माना? तो उन्होंने उस समय अवध, और अवध में नवाब थे सुजाऊ दौला। अवध के नवाब सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला की बात मानी। यानी सुजाऊ दौला की बात क्यों मानी? सुजाऊ दौला की बात मानने का कारण क्या था? कारण पहला तो इसके पास 50,000 की सेना थी, और इसने कहा कि मैं आपकी युद्ध में मदद करूंगा। किसके खिलाफ? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। दूसरा कारण क्या था? कि सुजाऊ दौला शिया मुसलमान था। तो मराठों ने सोचा कि शिया और अहमद शाह अब्दाली सुन्नी था, कि सुन्नियों के खिलाफ हमारी मदद करेगा। लेकिन हुआ क्या? सुजाऊ दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और अपनी 50,000 की सेना लेकर अहमद शाह अब्दाली से मिल गया। तो एक बड़ी कारण ये भी रहा। जबकि अहमद शाह अब्दाली का साथ, एक तो अहमद शाह अब्दाली, इसका साथ दिया सुजाऊ दौला, और प्लस सुजाऊ दौला प्लस रोहिलखंड के शासक, एक रोहिलखंड का शासक था, उसने भी अब्दाली की मदद की। कारण मुगल मराठों द्वारा चौथ की वसूली, और इस युद्ध का परिणाम मराठों की हार।
मराठों की हार और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। इस युद्ध के परिणाम के बाद बालाजी बाजीराव को जब ये परिणाम पता चला और उनका निधन हो गया, बालाजी बाजीराव का निधन। तो इस युद्ध ने जहां ये तय कर दिया कि भारत पर जो मराठे हैं वो शासन नहीं करेंगे, क्योंकि एक समय पर लग रहा था कि भारत में मुगलों के उत्तराधिकारी मराठे होंगे और मराठे पूरे भारत पर शासन करेंगे। लेकिन पानीपत के युद्ध ने ये निर्णय कर दिया कि भारत पर जो शासन नहीं करेंगे वो होंगे मराठे। यानी इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध ने ये तो तय नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन ये जरूर तय कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, और जो वो थे मराठे, यानी मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे। तो ये था बालाजी बाजीराव का काल। तो हमने दोस्तों अभी पेशवाओं के युग में सबसे पहले देखा बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले हमने देखा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद हमने देखा बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद जो अगला पेशवा बनेगा वो होगा माधवराव। तो इनसे आगे बनेंगे माधवराव, जिनका कार्यकाल 1761 से 1772 तक होगा। 1761 से 1772। अब इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये भी बहुत योग्य थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने मराठों के पतन को रोका। मराठों के पतन को कैसे रोका? एक तो मराठे इतना बड़ा युद्ध हार चुके थे, यानी पानीपत का युद्ध हार चुके थे। उसके बाद अपने एक महत्वपूर्ण पेशवा और अपने राज्य के सबसे मजबूत वृक्ष को खो चुके थे, यानी बालाजी बाजीराव का निधन हो चुका था। इसके बाद जो मराठा संघ बना था वो भी आपस में लड़ने लगे, यानी उनको भी रोकने का काम माधवराव ने किया। तो सबसे पहले इनका काम क्या होगा? मराठों के पतन को रोका, यानी मराठों को आगे पतन ना हो ये सुनिश्चित किसने किया? ये सुनिश्चित किया माधवराव ने। इन्होंने हैदराबाद के निजाम को और मैसूर को पराजित किया। दूसरा पॉइंट इनका होगा हैदराबाद के निजाम और मैसूर को पराजित किया। यानी मैसूर में इस समय 1761 में कौन था? मैसूर में हैदर अली आधुनिक मैसूर की स्थापना कर चुका था, और हैदर अली एक योग्य शासक था और मैसूर उस समय पर एक महत्वपूर्ण स्टेट था। लेकिन उसको भी हराने का काम किसने किया? ये माधवराव ने किया। और माधवराव ने मुगल शासक शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण से निकालकर पुनः दिल्ली में स्थापित किया। यानी उस समय 1772 में जो मुगल शासक था शाह आलम, वो किसके संरक्षण में चला गया था? अंग्रेजों के। तो इसने मुगल शासक शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण से निकालकर दिल्ली में पुनः स्थापित किया। यानी अंग्रेज इस समय बंगाल में स्थापित हो चुके थे और प्लासी और बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। यानी अंग्रेज बहुत मजबूत स्थिति में थे। लेकिन उनके संरक्षण से भी शाह आलम को निकाला और पुनः दिल्ली की
गद्दी पर बैठाया। अगर अगला पॉइंट देखें तो इनका निधन 1772 में 27 वर्ष की उम्र में हो गया, यानी लगभग 17 साल की उम्र में ये पेशवा बने और 27 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। जब 17 वर्ष की आयु में शासक बना तो इनके संरक्षक थे, वो थे रघुनाथ राव। 17 वर्ष की आयु में पेशवा बने तो इनके संरक्षक थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव यानी ये व्यक्ति जो मराठों के पतन का कारण बनेगा आगे चलकर, वो थे रघुनाथ राव। और किसके संरक्षक हैं? माधवराव के संरक्षक हैं। जब 17 साल की उम्र में माधवराव गद्दी पर बैठते हैं तो उतने वयस्क नहीं थे, ज़्यादा राजनीति नहीं जानते थे, तो इनके संरक्षण का काम किसने किया? रघुनाथ राव ने किया। और माधवराव की मृत्यु के बाद जब माधवराव मर गए तो ये रघुनाथ राव क्या बनना? पेशवा बनना चाहता था, लेकिन किन्होंने बनने नहीं दिया? मराठों ने इसको बनने नहीं दिया। तो ये था हमारे माधवराव के कार्यकाल और उनसे संबंधित घटनाएं। इनके बारे में इतिहासकार एक बात और कहते हैं, इनके बारे में इतिहासकार बोलते हैं कि पानीपत के युद्ध के बाद जितना नुकसान मराठों को होना चाहिए था उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान माधवराव की मृत्यु से मराठों को हुआ। यानी पानीपत के युद्ध भी इतना नुकसान मराठों को नहीं पहुंचा पाया जितना नुकसान माधवराव की अचानक मृत्यु ने कर दिया, क्योंकि ये मराठों को उस पतन के काल से निकाल रहे थे, उबार रहे थे, तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो पेशवा बनेगा वो था नारायण राव। इनके बाद जो पेशवा बनेगा वो होगा नारायण राव। नारायण राव बनेंगे और 1772 से 73 तक नारायण राव पेशवा रहेंगे। ये कौन थे? ये माधवराव के छोटे भाई थे और मृत्यु के बाद माधवराव की पेशवा बने। लेकिन इनके समय में मराठे आपस में लड़ रहे थे और इसका फायदा उठाकर रघुनाथ राव ने इनकी हत्या करा दी। यानी किसके? माधव राव के छोटे भाई। इनके समय में क्या हुआ? इनके समय में मराठे आपस में लड़े और इनकी मृत्यु रघुनाथ राव ने करा दी। ये कौन था? रघुनाथ राव जो माधवराव के संरक्षक थे, उनकी मृत्यु मतलब हत्या करा दी। यानी हत्या, मृत्यु नहीं, हत्या, हत्या करा दी। और जब नारायण राव मरे तो इनकी पत्नी के पेट में एक बच्चा था। जब नारायण राव मरे तो इनका एक बच्चा था जो कहाँ था? अभी पेट में था। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तो उसको पेशवा बना दिया जाता है। तो इसके बाद जो पेशवा थे वो थे माधवराव नारायण राव, जो क्या थे? एक अल्पवयस्क बच्चे थे। पैदा होते ही उनको पेशवा घोषित कर दिया जाता है और इनका कार्यकाल रहेगा 1774 से 95। इनके कार्यकाल के समय जो शासन की बागडोर थी वो थी नाना फडणवीस के हाथ में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, ये
पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1775 से 82 के बीच पहला आंग्ल और मराठा युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच पहला युद्ध हुआ 1775 से 82 के बीच, और जो समाप्त हुआ 1782 में सालबाई की संधि के साथ। सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद 1795 में मराठों के अंदरूनी कलह और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से परेशान होकर माधवराव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली, और इसका फायदा उठाकर रघुनाथ राव ने अपने बेटे बाजी राव सेकंड को पेशवा बना दिया। यानी रघुनाथ राव ने क्या किया, इनकी मृत्यु का फायदा उठाकर रघुनाथ राव ने अपने बेटे बाजीराव सेकंड को पेशवा बना दिया। यानी जो अब अगला पेशवा होगा वो होगा रघुनाथ राव, यानी रघुबा का बेटा बाजीराव, और बाजीराव सेकंड। तो इस क्रम में अगला होगा बाजीराव द्वितीय, और इनका कार्यकाल रहेगा 1795 से 1818। इनके बारे में अगर पहला पॉइंट लिखें तो अंतिम पेशवा, मराठों में अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव सेकंड। इनके दत्तक पुत्र थे, उनका नाम था नाना साहिब, इनका नाम था नाना साहब। इनके काल में कुछ अर्ध स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। कौन अर्ध स्वतंत्र राज्य? वही राज्य जो बालाजी बाजीराव के समय मराठा संघ बनाए थे, जो मिलकर मराठा संघ बनाए थे, यानी अर्ध स्वतंत्र राज्यों का उदय। इन राज्यों में कौन कौन शामिल थे? जैसे ग्वालियर के सिंधिया ने भी बगावत कर दी और अपना अलग क्षेत्र बना लिया। इंदौर के होलकर और पुणे के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़ और पुणे के पेशवा और नागपुर के भोंसले। ये स्वतंत्र राज्य थे जो इनका उदय हुआ, और इन स्वतंत्र राज्यों से बालाजी बाजीराव भी घबरा गया और इससे डर था कहीं तेरी सत्ता ना चली जाए। इसके डर से बालाजी बाजीराव फिर से अंग्रेजों से जा मिलता है और एक संधि करता है, जिसे इतिहास में हम क्या कहते हैं, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि। बेसिन की संधि जो 1802 में हुई। किस किस के बीच हुई? ईआईसी और पेशवा के। 1802 और किसके बीच हुई? ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा। पेशवा उस समय पे कौन है? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय इन स्वतंत्र राज्यों के डर से जाकर अंग्रेजों से मिलता है और जाकर एक संधि करता है, जिसे इतिहास में हम जानते हैं बेसिन की संधि के रूप में। अब इस बेसिन की संधि के क्या होंगे? कुछ पॉइंट होंगे, यानी इसमें हुआ क्या क्या।
तो इसमें पहली शर्त ये थी कि पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करेगा, यानी बाजीराव सेकंड ने ईआईसी का संरक्षण स्वीकार किया। यानी इतने बड़े महान मराठे साम्राज्य जो शाह आलम को भी अंग्रेजों के संरक्षण से निकाल कर ले आए और उनको दिल्ली में स्थापित किया, उसी की आने वाली पीढ़ियां अभी अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर रही हैं। यानी समय का परिवर्तन देखिए। उसके बाद दूसरी शर्त क्या थी कि पेशवाओं की सुरक्षा के लिए ईआईसी के 60,000 सैनिक तैनात होंगे। दूसरी शर्त इन्होंने क्या लगाई? दूसरी शर्त थी कि पेशवा यानी बाजीराव की सुरक्षा के लिए, किससे? अर्ध स्वतंत्र राज्य और पेशवा परिवार से सुरक्षा के लिए ईआईसी के 60,000 सैनिक तैनात होंगे। यानी अभी मराठों पर भी पेशवा भरोसा नहीं कर रहा है, जिनकी सेवाएं पूरा भारत में अलग अलग राज्य लेते थे, उन पर भी पेशवा भरोसा नहीं कर रहा। किस पे भरोसा कर रहा है? बाहर के लोगों पर, ईआईसी पर, जो इसको ही खत्म कर देगी। तीसरी शर्त क्या थी कि मराठों ने 26 लाख वार्षिक आय वाले क्षेत्र ईआईसी को दे दिए। इसके बदले में, सुरक्षा के बदले में मराठों ने क्या किया? मराठों ने 26 लाख आय यानी वार्षिक आय वाले क्षेत्र ईआईसी को सौंप दिए। यानी ईआईसी की तो बल्ले बल्ले ही थी इस समझौते से। इस सब के बाद भी दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो 1803 और 1806 के बीच हुआ। इसके काल में क्या हुआ? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक? 1803 से 1806 के बीच अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। इसमें कौन लड़े? अंग्रेज लड़े। किससे लड़े? स्वतंत्र मराठे राज्यों से। किससे लड़े? अंग्रेज और स्वतंत्र मराठों से। लेकिन मराठे स्वतंत्र थे और अंग्रेजों से लड़ भी रहे थे, लेकिन अलग अलग कर। भारतीयों में सबसे बड़ी क्या कमी क्या करी? वो अलग अलग अकेले अकेले अंग्रेजों से लड़े, कभी भी संगठित नहीं हो पाए। जो काम माधवराव कर रहा था, उनके मर जाने के बाद वो काम कोई नहीं कर पाया। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि जो काम पानीपत का युद्ध ने नहीं किया, वो काम माधवराव की मृत्यु ने कर दिया। उसका कारण क्या था? मराठों में फूट पड़ना। तो इसमें एक पहली संधि होगी, जो होगी देवगांव की संधि। इसमें युद्ध के बाद क्या हुआ? संधि। कौन कौन सी? सबसे पहली देवगांव की संधि, जो किसके बीच हुई? अंग्रेजों के और भोंसलों के, यानी भोंसलों से की। दूसरी हुई सुरजी की संधि। सुरजी की संधि सिंधियाओं के साथ। देवगांव की संधि भोंसलों के साथ, और सुरजी की संधि सिंधियाओं के साथ। और तीसरी हुई राजपुर गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि। राजपुर की संधि ये किसके साथ में? ये हुई राजपुर की जो संधि थी, वो हुई थी होलकर के साथ में। यानी दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 किसके बीच? अंग्रेजों और स्वतंत्र मराठे राज्यों, जिसमें देवगांव की संधि हुई भोंसले के साथ, सुरजी की सिंधिया और राजपुर की संधि होलकर के साथ। इससे भी अंग्रेजों को मन नहीं भरा, और इसके बाद जो हुआ वो हुआ तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1817-18 में एक तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप 3 संधियां और हुई,
जिसमें पहली ग्वालियर की संधि, ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया। पहली संधि ग्वालियर की संधि, और किसके बीच हुई? सिंधियाओं के बीच। दूसरी जो थी मंदसौर की संधि, जो हुई होलकर के साथ। दूसरी मंदसौर की संधि, ये किसके बीच हुई? अंग्रेज और होलकरों के बीच। एक तीसरी संधि और होती है, जो होगी पुणे की संधि, जो पुणे के पेशवाओं के बीच। यानी तीसरी संधि हुई पुणे की संधि, जो किसके साथ हुई? EIC और पेशवाओं के बीच। और इस संधि के द्वारा, पुणे की संधि के द्वारा EIC ने अंतिम पेशवा बाजीराव को विठूर कानपुर में निर्वासित कर दिया। इसके द्वारा EIC ने अंतिम पेशवा बाजीराव को विठूर, कहाँ पे? कानपुर में निर्वासित कर दिया। कहाँ पर? कानपुर में। और यही आकर चलकर इनका दत्तक पुत्र, अभी हमने दत्तक पुत्र के बारे में जाना था, जो नाना साहब थे, वो जाकर 1857 की क्रांति में भाग लेंगे। तो यानी अंतिम पेशवा कौन थे? हमारे बाजीराव। तो ये था मराठों के पेशवा का काल और अंतिम काल, यानी मराठों के पतन का काल। सबसे पहले आज हमने बालाजी विश्वनाथ को देखा, उसके बाद बाजीराव, फिर सबसे महत्वपूर्ण शासक बाजीराव, फिर हमने माधवराव को जाना, उसके बाद उनके भाई नारायण राव, उनके पुत्र माधवराव नारायण राव, और अंतिम पेशवा बाजीराव को देखा। तो ये था हमारा मराठा साम्राज्य और उसका अंतिम चरण, यानी मराठाओं का पतन का काल। तो आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।